Good morning students. Today our topic is class 12 history subject part number 1 chapter number 9 मुगल शासक दरबार और वृत्तांत। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा इतिवृत्त क्या है, इतिवृत्त क्यों लिखे गए थे और मुगल काल के कुछ प्रमुख इतिवृत्त कौन कौन से हैं और जो ये इतिवृत्त थे वो किन किन भाषाओं में लिखे गए थे। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इतिवृत्त क्या है? इतिवृत्त क्या है जो कि हम बताएंगे। मुगल शासकों के दरबार में स्वयं शासक या दरबारियों द्वारा जिन पुस्तकों की रचना की गई उन्हें हम इतिवृत्त कहते हैं। इतिवृत्त जो है वो मुगल कालीन इतिहास की जानकारी का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। सभी मुगल शासकों ने इतिवृत्तों का लेखन की ओर विशेष ध्यान दिया, जिसके कारण हमें घटनाओं व शासन संबंधी विभिन्न पक्षों की व्यवस्थित जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे रचना के उद्देश्य। रचना के उद्देश्य मुगल काल में रचे गए इतिवृत्त बहुत सोची समझी नीति का उद्देश्य थे। विभिन्न इतिहासकारों व विद्वानों ने इस बारे में अपने अपने मतों की अभिव्यक्त की है, जिनमें से ये पक्ष उभर कर सामने आते हैं। पॉइंट नंबर 1, इतिवृत्तों के माध्यम से मुगल शासक अपनी प्रजा के सामने एक प्रबुद्ध राज्य की छवि बनाना चाहते थे। पॉइंट 2, इतिवृत्तों के वृत्तांत के माध्यम से शासक। पॉइंट नंबर 1 जो इसमें दे रखा है कि जो इतिवृत्त के माध्यम से जितने भी शासक होते थे वो प्रजा के सामने अपनी एक छवि रखना चाहते थे, जिसके कारण वो इस प्रकार के इतिवृत्त लिखते थे, यानी कि वो खुद अपने इन इतिवृत्तों में अपना लेखन का प्रयोग करते थे। पॉइंट नंबर जो 2 दे रखा है वो इतिवृत्तों में वृत्तांत के माध्यम से ही शासकों के उन लोगों को संदेश देना चाहते थे जिन्होंने राज्य का विरोध किया था तथा भविष्य में वो कर भी सकते हैं, यानी कि जो विरोध करने वाले हैं उन पर रोक लगाने के लिए इस प्रकार के इतिवृत्त लिखे गए थे। पॉइंट नंबर जो 3 दे रखा है वो इतिवृत्तों के माध्यम से शासकों ने अपने राज्यों के विवरणों की भावी पीढ़ी पहुंचाना चाहते थे, यानी कि उसको पीढ़ी को बनाए रखना चाहते थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो दे रखा है वो इतिवृत्तों की विषय दिखा रखा है, विषय वस्तु। तो मुगल शासकों ने इतिवृत्त लेखन का कार्य दरबारियों को दिया था। अधिकतर जो इतिवृत्त वो शासक की देखरेख में लिखे जाते थे, उसे पढ़कर सुनाए जाते थे और कुछ शासकों ने आत्मकथा लिखने का कार्य भी स्वयं किया था और जिन्होंने स्वयं नहीं किया उन्होंने दरबारियों से लिखवाए थे। इस माध्यम से शासक स्वयं को प्रबुद्ध वर्ग में स्थापित करना चाहते थे, साथ ही अन्य लेखकों का मार्गदर्शन भी करना चाहते थे। इन सभी पक्षों से स्पष्ट होता है कि इतिवृत्तों के केंद्र में स्वयं शासक और उसका परिवार रहता था। इस कारण इतिवृत्तों की विषय वस्तु शासक, शाही परिवार, दरबार, अभिजात वर्ग, युद्ध व प्रशासनिक संस्थाएं रही थी। इन इतिवृत्तों की विषय वस्तु शासकों के नाम और उनके द्वारा धारण उपाधियों की पुष्टि भी करना था, यानी कि किस राजा को किस प्रकार की उपाधि मिली हुई थी इसको भी उस इतिवृत्त में लिखा जाता था। इसीलिए इनके नाम सीधे आमतौर पर इतिवृत्त शासकों के नाम से जुड़े हुए होते थे। मुगल शासक या मुगल काल के प्रमुख जो इतिवृत्त थे वो था हमारा बर्बरनामा या तुज़क ए बाबरी, ये बाबर के द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं नामा, ये हुमायूं के माध्यम से लिखी गई थी, जो हुमायूं के बहन गुलबदन बेगम थी उसके द्वारा लिखी गई थी। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। तुज़क ए जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी। शाहजहांनामा मामूरी के द्वारा लिखी गई थी। बादशाहनामा शाहजहां पर आधारित थी और ये अब्दुल हमीद लाहौरी के नाम के द्वारा लिखी गई थी। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखी गई थी। तो ये विभिन्न प्रकार के हमारे या प्रमुख इतिवृत्त थे जो हर किसी ने अपने अपने अलग अलग लिखे थे। विभिन्न इतिवृत्तों के नामों और लेखकों के नामों से स्पष्ट होता है कि मुगल शासक में स्वयं इति लेखन की पूरी रची लेते हैं। इसके लिए वे इनके लेखकों का प्रत्येक तरह का संरक्षण भी देते हैं और दरबार उचित सम्मान भी। अधिकतर स्थितियों में इन इतिवृत्तों के लेखक शासक के अति नज़दीकी मित्र होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी मुगलों की मौलिक भाषा कौन कौन सी थी और उनके जो इतिवृत्त किस भाषा में लिखे गए थे, तो इस काल में जो फारसी भाषा के तथा किस किस रूप में इसका प्रचलन हुई थी। तो मुगल मूलतः मध्य एशिया में से थे। इनकी जो मौलिक भाषा थी वो तुर्की थी। तुर्की भाषा के बाबर चगताई मूल का था। उनकी भाषा जो थी वो चगताई तुर्की थी। उनने अपनी आत्मकथा इसी भाषा में लिखी थी। अकबर ने फारसी भाषा को दरबार की भाषा घोषित कर दिया था। उसने अपने दरबार के उन लोगों को स्थान व सम्मान दिया जो इस भाषा के ज्ञाता थे।
यानी कि जिनको वो भाषा आती थी। शाही परिवार के सदस्यों को इस भाषा से सीखने का वातावरण भी दिया गया था। फारसी को अपनाने का मुख्य कारण ईरान और मुग़ल के संबंध कहे जा सकते हैं। हुमायूं ने 15 वर्ष ईरान में निर्वासन में बिताए। वह उन लोगों के संपर्क में आया। उसने सत्ता मिलने के बाद उन्हें अपनी योग्यता का अनुरूप पद भी दे दिया था। ईरानी दरबार इस काल के सांस्कृतिक विकास और बुद्धिमत्ता का केंद्र भी बन पाए थे और अकबर उन्हें समुचित स्थान भी दिया था। इस तरह से ये भाषा दरबार के अलग अपनी पहचान बनाने में वो सफल हो गए थे। इसके बाद प्रशासन के प्रत्येक जो क्षेत्र थे इसके ज्ञाता हो गए थे। इस तरह से बहुत कम समय में लेखकारों, प्रशासनिक अधिकारियों और अभिजात वर्ग के लेखकों को इसे सीख लिया गया था। तो ये फारसी और भाषा में ज़्यादा लिखी गई थी और फिर इसका अनुवाद अन्य भाषाओं में किया गया था। तो फारसी का भारतीयकरण किया गया था। फारसी मुग़ल दरबार में प्रशासन की भाषा बन गई थी, लेकिन इसका स्वरूप ईरान वाला नहीं था। मुग़ल साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। इस साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्थानी, मराठी, बंगाली, तमिल भाषा बोली जाती थी। इन क्षेत्रों में जब फारसी, तो स्थानीय विद्वानों ने अपने अपने क्षेत्र में शब्दावली और मुहावरों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया था। फारसी में सर्वाधिक जो प्रभाव था वो हिंदी का था। इन दोनों भाषाओं के संपर्क के कारण एक नई भाषा उर्दू अस्तित्व में आई थी। ये भाषा हिंदी में बोली जाती थी और फारसी में लिखी जाती थी। अब अनुवाद कार्य किस प्रकार किया गया था, तो यहाँ पे मुग़ल काल में अकबर व शासन व उसके बाद मौलिक लेखन कार्य फारसी में हुआ था। इसके साथ बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद भी फारसी भाषा में किया गया था। प्रारंभ में बाबरनामा का तुर्की में अनुवाद किया गया। इसके बाद अकबर ने महाभारत व रामायण नामक संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद का आदेश भी दे दिया था। अनुवादित यह जो पुस्तक है वो ईरान व मध्य एशिया के बीच में पाई गई थी। यहाँ पे जो कुछ पांडुलिपियाँ थी उनमें भी कुछ चित्रकारी की भूमिका की गई थी। जैसे मुग़ल शासकों ने जहाँ इतिवृत्त लिखने की दिशा में बहुत ध्यान दिया था, वहीं इस बात पर भी ध्यान दिया था कि इतिवृत्त सामान्य से सामान्य व्यक्ति को समझ में आ सके। लेकिन सामान्य रूप से जो पुस्तक थी या किसी की रचना में किसी भाव या विषय वस्तु की अभिव्यक्ति शब्दों से नहीं हो पाती थी, बल्कि दृश्य उनको स्पष्ट कर देते थे। यह बात पांडुलिपियों पर भी लागू होती है कि मुग़ल शासकों व पांडुलिपि के लेखकों का इस बात का ज्ञान था, इसीलिए उन्हें किताब खाना में काम करने वाले व्यक्तियों को चित्रकार का वर्णन भी किया था। जब कोई भी इतिवृत्त लेखन कार्य का कार्य करता है तो ये महसूस करता है कि उस स्थान का दृश्य आवश्यक है, तो वह उस पृष्ठ पर उतनी जगह खाली छोड़ देता था। यदि वह बड़े चित्र की आवश्यकता होती तो आसपास के पृष्ठों को भी छोड़ दिया जाता था और बाद में उन पर फिर चित्रकारी की जाती थी चित्रकारों के माध्यम से, या फिर उस पृष्ठ पर चित्र बनाकर फिर चिपका दिया जाता था या फिर पांडुलिपि के साथ संकलन कर दिया जाता था। तो यहाँ पे चित्रकारी का उद्देश्य क्या था? चित्रकारी पांडुलिपि के सौंदर्य को अभिन्न अंग थी, यानी कि उसका एक अंग थी। किसी भी पांडुलिपि को उस समय तक पढ़ाने के योग्य नहीं माना जाता था जब तक वे चित्रित न होती थी, तो उसे चित्रित करना बहुत ही आवश्यक था। राजा व राज्य की शक्ति के बारे में जो बातें शब्दों में नहीं कही जाती थी वो चित्र के माध्यम से दिखाई जाती थी, इसलिए भी वो जरूरी थी। जैसे कि शाही दरबार के अधिकतर जो चित्रकारी में शासक के साथ शेर, गाय या शेर, बकरी के चित्र मिलते थे। इसका अर्थ साफ साफ है कि शक्तिशाली शासक है या फिर निर्बल सभी का संरक्षण देता है। जनता तक विभिन्न संदेश भेजने के लिए भी इस प्रकार के चित्र को प्रयोग किया जाता था। तो आज का ये टॉपिक था हमारा, जिसमें हमारा होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इतिवृत्त क्या है, ये क्यों लिखे गए, मुगल काल में प्रमुख इतिवृत्त कौन कौन से होते थे। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल को मौलिक भाषा कौन सी थी या उनके इतिवृत्त किस भाषा में लिखे गए थे, इस काल में फारसी भाषा किस किस रूप में प्रचलन में आई। क्वेश्चन नंबर 3, पांडुलिपि की चित्रकारी की भूमिका कैसी थी, उसकी भी यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।